मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं का हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में गद्य पढ़ेंगे और गद्य का पाठ 6 मेरे गांव की सुख और शांति किसने छीन ली। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पाठ का भाव सारांश या केंद्रीय भाव देखते हैं। मेरे गांव की सुख और शांति किसने छीन ली। तो इस संस्मरण में, यह एक क्या है, संस्मरण है। इस संस्मरण में पंडित राम नारायण उपाध्याय जी ने ये जो मेरे गांव की सुख और शांति किसने छीन ली, यह संस्मरण विधा पर आधारित रचना है। और यह रचना किसकी है? पंडित राम नारायण उपाध्याय जी। तो इसमें, इस संस्मरण में पंडित राम नारायण उपाध्याय जी ने भारत के गांव की संस्कृति का अवलोकन किया है। क्या किया है? भारत के गांव की संस्कृति का अवलोकन किया है। लेकिन निबंधकार भारत के गांव के वर्तमान को लेकर व्यथित है। उसका प्रमुख कारण है कि गांव अपनी पहचान को नष्ट करते जा रहे हैं। गांव की पहचान के साथ साथ भारत माता की पहचान भी धुंधली पड़ती जा रही है। निबंधकार क्यों परेशान है, क्यों चिंतित है? क्योंकि जो भारत देश है वह अपने गांव को, क्या पहचान को खोते जा रहे हैं, नष्ट करते जा रहे हैं। इसी में गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के गांवों को ही आदर्श मानकर सेवाग्राम और शांति निकेतन की स्थापना की। गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर ने, गांधी जी ने सेवाग्राम और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना भारत के गांवों को आदर्श मानकर की थी कि हमारे देश के गांवों की प्राकृतिक छटा अलौकिक है, दर्शनीय। लेकिन अब वही गांव आधुनिकता के दबाव के कारण इस अनुपम सुख से पृथक या अलग होते जा रहे हैं। अब ना तो कहीं लोकगीतों की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है और ना ही ढोलक की थाप। ये लोकगीत मानव जीवन का अभिन्न अंग है तथा मानव की भरपूर स्फूर्ति प्रदान करते थे। अब इन गीतों को समाप्त होने के कारण मानव की संवेदना भी समाप्त हो गई है, क्योंकि लोक गीतों के माध्यम से अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति का भी प्रदर्शन किया जाता है। जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वही भारतवासी जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं। आत्मनिर्भर गांव अब छिन्न भिन्न हो गए। मजदूर व शिल्पकार रोजी रोटी की तलाश में गांव से पलायन कर शहर की ओर आ रहे हैं। पूर्व में गांव के लोग अनपढ़ होते थे, लेकिन उनमें परस्पर स्नेह, आस्था, विश्वास, परिश्रम की भावना, प्रेम आदि कूट कर भरी हुई थी। वे श्रम और संघर्ष करके भी प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करते थे, क्योंकि वे आत्मनिर्भर थे। आज भी इतिहास इस बात का प्रमाण है कि भारत के गांव बहुत खुशहाल है, लेकिन आज गांव में नीरसता, निर्धनता और अशांति है। निबंधकार का इस निबंध को लिखने का उद्देश्य है कि लोक चेतना जागृत हो। अब हम आगे देखते हैं पद्यांश, गद्यांशों के शब्द, अर्थ और व्याख्या। हमने आपको भी बताया था कि गद्यांश का मतलब पूरे पाठ का एक अंश है। तो पूरे पाठ को 2-3 छोटे छोटे भागों में विभाजित किया है, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो देखते हैं पद पहला। जिन गांवों ने हिंदी साहित्य को हीरो और गोबर, किसको? हीरो और गोबर जैसे पात्र दिए, जिन गांवों की
जीवन और सेवक ग्राम को अपना कार्यस्थल बनाया, जिन गांवों में रहने के लिए साधारण नागरिक भी नहीं, कवियों का मन भी ललचाया था, वे ही गांव आज अशांति के घर होते जा रहे हैं। और जैसा कि किसी भी आंख से आंसू गिरे, ऐसा गांवों के आंचल में एक एक घर टूटते चले जा रहे हैं। तो कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। कार्यस्थल मतलब काम काज करने का स्थान, जहां पर हम अपने कार्य करते हैं। आंचल मतलब परिवेश या वातावरण। संदर्भ है, आपको पता होगा, मेरे साथ साथ आप भी बोलिए कि क्या लिखते हैं संदर्भ में। कि प्रस्तुत पद हमारे हिंदी के मेरे गांव की सुख शांति किसने छीन ली शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक राम नारायण उपाध्याय जी हैं। आगे प्रसंग, तो इसमें लेखक की चिंता यह है कि पहले तो गांव सुख शांति के भंडार हुआ करते थे और अब सभी लोग गांवों की ओर देखते थे, पर आज तो समस्याओं के घर बनते जा रहे हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं कि लेखक श्री उपाध्याय जी कहते हैं कि जिन गांवों में प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान में होरी और गोबर का चित्रण किया है, तथा जिन गांवों में गांधी और टैगोर को शहरों की सभी सुख सुविधाएं त्याग कर सेवाग्राम और शांति निकेतन भाया, उन्हीं को इन लोगों ने अपनी कर्म भूमि बनाया। इन गांवों के प्रति साधारण नागरिक ही नहीं, अपितु पंत जैसे महान कवियों का मन भी ललचाया करता था। वे ही गांव आज सुख शांति से रहित होकर अशांति के घर बनते जा रहे हैं। जिस प्रकार किसी आंख से आंसू टप टप गिरते जाते हैं, उसी प्रकार गांव के आंचल से एक एक घर टूटते जा रहे हैं। अब है इसका विशेषताएं देखें कि लेखक को गांवों की वर्तमान दशा से बहुत अधिक दुख होता है। अब है पद दूसरा। अभी हमने पद 1 पढ़ा था, अब पद 2 कि जिन गांवों में लोक संस्कृति का जन्म हुआ, जिसने लोक की जीवंत रसधारा को अपने हृदय में सुरक्षित रखा, वे ही गांव आज टूटते जा रहे हैं। गांव की वह पुरानी पीढ़ी भी समाप्त होती जा रही है, जिसका संपूर्ण जीवन श्वास प्रश्वास की तरह गीतों के ताने बाने पर आधारित था। अब तो गोकुल से सहज सरल गांव नष्ट होते जा रहे हैं, जहां स्त्रियां भोर में उठकर आटे के साथ घने अंधेरे को भी पीसकर सुहावने प्रभात में बदल देती थी, जहां चक्की के हरफेर के साथ गीत की नई पंक्तियां उठती थी। लगता था जैसे श्रम से ही संगीत का जन्म हो रहा है और संगीत लोरी बनकर श्रम को हल्का करने में अपना योगदान दे रहा है। अब एक कठिन शब्द, लोक संसार मतलब जीवन रसधारा, ऐसी धारा जो जीवन प्रदान करती हो। श्वास प्रश्वास, सांस लेना और छोड़ना, लोक संस्कृति गांव की संस्कृति। संदर्भ वही पूर्व की भांति और प्रसंग है। लेखक का मानना है कि लोक संस्कृति का आज जन्म गांवों से ही हुआ था और आज वह टूटती जा रही है। बच्चों, ये 2 नंबर का 1 नंबर का प्रश्न आता है कि लोक संस्कृति का जन्म कहाँ से हुआ था। तो लोक संस्कृति का जन्म गांवों से हुआ था। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि लेखक श्री उपाध्याय जी कहते हैं कि जिन गांवों में लोक संस्कृति का जन्म हुआ था और जिसने वहां के जन जीवन को एक जीवंत जीवन प्रवाहित किया था। लोक संस्कृति का जन्म कहाँ हुआ था? गांवों में हुआ था और वहां पर जन जीवन में एक और नया जीवंत जीवन को प्रवाहित किया था। वे गांव क्या हो रहे हैं? आज टूटते और बिखरते जा रहे हैं। गांव की वह पुरानी पीढ़ी आज नाश के कगार पर है, जिसका सारा जीवन श्वास और प्रश्वास की तरह लोक गीतों के ताने बाने पर टिका हुआ था। गोकुल के सहज एवं सरल गांव, जहां स्त्रियां
की चक्की पर बैठकर लोकगीत गाते गाते रात्रि के घने अंधेरे को पीसकर सुहावने प्रातः काल में बदल देती थी। आज वे गांव भी नष्ट होते जा रहे हैं। उस समय गांव की स्त्रियां चक्की चलाते वक्त गीत की नई नई पंक्तियां गाकर वातावरण को मधुर बना दिया करती थी। उस समय ऐसा लगता था मानो श्रम में से संगीत का जन्म हो रहा है और संगीत लोरी बनकर श्रम को हल्का कर दिया करता था। एक प्रश्न ये भी आता है बेटा कि संगीत का जन्म कहाँ से होता है, तो उसका उत्तर है कि श्रम से ही संगीत का जन्म होता है। कैसे श्रम से? कि महिलाएं सुबह से उठकर चक्की चला रही हैं तो उसमें से जो तरंगे निकल रही हैं, आवाज निकल रही संगीत। कुल्हाड़ी मजदूर है, पत्थर तोड़ रहा है तो वो भी आवाज कर रहा है। अब हम देखते हैं आगे पद 3। पहले जो आदमी गांव का समृद्ध किसान माना जाता था, अब वही बढ़ती महंगाई और शोषण के कारण समाज व्यवस्था के चलते अपनी जमीन से हाथ धोकर खेती हर मजदूर में बदलता जा रहा है। और सचमुच जो मजदूर था वह जमीन पर से किसान का आधिपत्य कम हो जाने से शहरों में मजदूरी करता नजर आ रहा है। इस कठिन शब्द है समृद्ध मतलब संपन्न या खाता पीता, शोषणकारी, सताने वाला या अनुचित लाभ लेने वाला, खेती है मजदूरी पर खेत में काम करने वाला। आधिपत्य मतलब अधिकार। संदर्भ पूर्व की भांति है और प्रसंग है। लेखक का यह बताना चाहता है कि गांव के लोग पलायन कर शहर की ओर भाग रहे हैं या शहर की ओर जा रहे हैं। व्याख्या देखते हैं कि लेखक रामनारायण उपाध्याय जी कहते हैं कि पहले जो गांव का संपन्न किसान माना जाता था, पहले जो गांव का संपन्न किसान माना जाता था उसके पास खुद अपनी क्या थी, कृषि योग्य भूमि थी। अब वह क्या हो गई है, बढ़ती महंगाई के कारण और शोषण करने वाली सामाजिक व्यवस्था के कारण अपनी जमीन से हाथ धोकर खेत में काम करने वाला मजदूर बनता जा रहा है। मतलब जिसके पास पहले खुद कृषि योग्य भूमि थी, जो जिसकी भूमि पर दूसरे लोग कार्य करते थे, वह शोषण के कारण अपनी भूमि से हाथ धोता जा रहा है और दूसरों के खेत पर काम करने के लिए मजबूर हो रहा है। और जो वास्तव में मजदूर थे वह जमीन पर से किसान का अधिकार समाप्त हो जाने पर शहर में मजदूरी करता दिखाई दे रहा है। इसकी विशेष है कि बढ़ती महंगाई और शोषणकारी सामाजिक व्यवस्था से किसानों को मजबूर बना डाला है। अब देखते हैं प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है लोक संस्कृति का जन्म कहाँ हुआ? तो लोक संस्कृति का जन्म ग्रामों या गांवों में हुआ। फिर है दूसरा, मेरे गांव की सुख और शांति किसने छीन ली? इसके लेखक पंडित रामनारायण जी उपाध्याय। फिर है प्रश्न, ललित कलाओं का स्वभाव कैसा होता है? तो ललित कलाओं का स्वभाव फूलों की तरह होता है। अब कहाँ के सरल और सहज गांव धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं? तो गोकुल के सरल और सहज गांव नष्ट होते जा रहे हैं। अमराई में अब किसकी कूक नहीं सुनाई पड़ती? तो कोयल की कूक अब अमराई में सुनाई नहीं पड़ती। अब है लघुत्तरीय प्रश्न कि गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम का नाम अभी हमने पढ़ा सेवाग्राम। लोक संस्कृति का जन्म कहाँ हुआ? गांवों में हुआ। लेखक ने संगीत का जन्म किससे माना? तो संगीत का जन्म शब्द से माना। ललित कलाओं का स्वभाव फूलों के जैसा होता है। समूचे गांव को किस रूप में मानता है? ग्रामीण समूचे गांव को एक परिवार के रूप में मानता आया है। अब है कि लेखक समाज में से किन प्रश्नों को, लेखक समाज से प्रश्न पूछना चाहता है
कि मेरे गांव की सुख और शांति किसने छीन ली, गांवों का अन्न धन और लक्ष्मी कहाँ चली गई। फिर लेखक की जीवंत रसधारा को किसने कहाँ सुरक्षित रखा है, तो लेखक की जीवंत लोक की जीवंत रसधारा को गांवों ने अपने हृदय में सुरक्षित रखा है। अंधेरे को सुहावने प्रभात में कौन और कैसे परिवर्तित करता है, तो गांव की स्त्रियां भोर में उठकर आटे के साथ घने अंधेरे को पीसकर सुहावने प्रभात में बदल देती हैं। अब है गांव के समृद्ध किसान की स्थिति अब कैसी हो गई, तो समृद्ध किसान की स्थिति बढ़ती हुई महंगाई और शोषणकारी समाज व्यवस्था के चलते मजदूर के रूप में बदल गई। प्रश्न है, श्रम से किसका जन्म होना प्रतीत है, तो श्रम से संगीत का जन्म होना प्रतीत होता है और यही संगीत लोरी बनकर श्रम को हल्का करने में योगदान देता है। फिर एक प्रश्न, माटी कुम्हार की हथेली के स्पर्श से किन किन नवीन रूपों में बदल जाती है, तो माटी कुम्हार की हथेली का स्पर्श पाकर नए नए रूपों में धारण करती है। कभी वह गागर बनती है, कभी खपरेल, तो कभी माटी का दीप बनकर आशा की किरण जगाती है। अब है ललित कलाओं का ग्राम्य जीवन में क्या महत्व है। ललित कलाओं का ग्राम्य जीवन में बहुत अधिक महत्व है। ये ललित कलाएं उनमें जीवन का रस घोलती हैं। तीज त्योहार, मेले ठेले चौपालों पर इनके रूप देखने को मिलते हैं। फिर प्रश्न, लोकगीत ग्रामीण जीवन में किस प्रकार रचे बसे हैं, तो लोकगीत ग्रामीण जीवन की रग रग में बसे हैं। ग्रामीण जनों का संपूर्ण जीवन इन्हीं लोकगीतों के ताने बाने से बुना हुआ था और उनके सांस प्रश्वास से ही ये गीत समाये हुए। फिर प्रश्न, लेखक के अनुसार गोकुल के सहज सरल गांव का आशय स्पष्ट कीजिए। लेखक की मान्यता है कि ब्रजमंडल में गोकुल के गांव जिस प्रकार सहज और सरल थे, वैसे ही इस क्षेत्र में सभी गांव सहज और सरल थे। बनावट एवं कृत्रिमता का उनमें कोई स्थान नहीं था। वहां के निवासी सरल भोले भाले व्यक्ति हुआ करते थे। अब है प्रश्न कि गांव के सुसंस्कृत आदमी की 5 विशेषताएं कौन कौन सी है। वह विश्वास पर बिक जाता था, धर्म पर झुक जाता था, थक कर बैठता नहीं था, झुक कर नहीं चलता था और वह दिन में मुस्कुराता रहता था। बच्चों, ये आपका आज यहीं पर समाप्त होता है और आप इसको कॉपी में अच्छे से लिखेंगे और इसको याद भी करेंगे क्योंकि परीक्षा आपको देनी है और ये सारे प्रश्न उत्तर आपकी किताब में भी दिए हैं। जी।